children. Welcome to the live class 6 साइंस। तो फटाफट अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 1 मिनट का समय है, प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस दे दें, उसके बाद लाइव क्लास में जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कुछ पिछले फीडबैक को, मतलब जो भी चीज़ें हमने पढ़ाया तो उसके बारे में जान लीजिए कि अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें मूवमेंट होता है, इसके अलावा जो है उनमें ग्रोथ होता है, उसका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, मतलब जो भी शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है सबको बाहर भी निकालने का काम करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स का एक विशेषता है, खासियत है। तो आज उसी में से एक दो और हम लोग जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रह गए हैं, आज उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें कहता है रिस्पॉन्सिवनेस। ऑल लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। मतलब स्टिमुली क्या होता है? एक होता है ना सेंसिटिविटी, सेंसेशन, ठीक है। जैसे अपने हाथ को ऐसे हल्का सा भी अगर टच करो तो एक थोड़ा सा सेंसेशन आता है ना, थोड़ा सा गूज बम्प्स, यानी कि लाइक रोएं कांप जाएंगे या खड़े। तो ये जो हुआ ये हुआ स्टिमुली, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं उद्दीपन की प्रक्रिया। हर लिविंग थिंग्स का ये नेचर होता है। जैसे कोई घर में सोया हुआ है और उसे आप धीरे से, मतलब इस तरह से अगर सहलाओगे तो उसे थोड़ा सा एक मतलब कि गुदगुदी लगना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इस टाइप का फील होता है, ये हुआ स्टिमुली, ठीक है। तो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन समवन सडनली प्रिक्स यू और पिंचेज यू। मतलब क्या होता है जब कोई आपको जोर से, वो क्या कहते हैं उसे, पिंच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चूटी काट, ठीक है। घर में अक्सर लोग होते हैं ऐसे कभी काट लेते हैं तो अचानक गुस्सा आ जाता है। कहता है यू इधर जंप और स्क्रीम और क्राई, है ना, या अचानक कोई चीज़ चुभ जाए तो आप क्या करते हैं? या तो आप जोर से चिल्लाते हैं या कूद कर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसी हरकतें तो जरूर होती होगी। तो ये स्टिमुली को प्रदर्शित करता है। दिस इज योर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुली मतलब हुआ किसी चीज से आपको पिंच किया गया या आपको काट लिया गया, तो ये हुआ स्टिमुलस। और कोई भी प्रक्रिया हुआ, उद्दीपन की प्रक्रिया, तो उसके प्रति आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। जैसे आप कभी नाव से कूदो, ठीक है। तो जब आप नाव से जंप लगाते हो तो जितनी तेजी से आप नाव से कूदते हैं उतना ही तेजी से नाव पीछे की ओर भी चला जाता है। या फिर आप कोई गेंद ले लो, रबर वाली कोई गेंद ले लो और उसे घर के दीवार पे, है ना, जोर से, है ना, उसे फेंको। देखो जितनी तेज गति से आप बॉल को फेंकोगे बॉल उतनी ही तेज गति से आपकी ओर वापस चली जाएगी, ठीक है। आप अगर धीरे से फेंकते हो तो बॉल भी धीरे से आता है, और अगर आप कसकर बॉल फेंक रहे हो तो बॉल भी बड़ी तेजी से आपकी ओर रिटर्न होता है। तो यही कहा था न्यूटन ने कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ठीक यहाँ भी उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे अगर
आप सो रहे हैं और अचानक कोई आए और आपके उंगली को आपके गर्म चाय के प्याले में डुबो दे, ठीक है, तो आपकी नींद तो हवा हो जाएगी और आप जोर से चिल्लाने लगोगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ उस क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो काफ़ी खतरनाक और डरावना भी हो सकता है। मे भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसी हरकतों को बेयर नहीं कर पाते हैं और वो उसको पीट देते हैं, ठीक है। अक्सर घर में ऐसा होता है, भाई बहन में अक्सर लोग जो होती रहती है ना। तो दोस्तों में तो सबसे ज़्यादा, दोस्तों में भी अक्सर क्लास में जब भी आप लोग एक साथ बैठते होंगे, है ना, तो कभी ना कभी एक दूसरे को पिंच करना, किसी का कान खींचना, किसी का बाल खींचना, मतलब ये सारी हरकतें आप लोग भी क्लास में ज़रूर करते होंगे। और डर से तो आप लोग बताते नहीं हैं, बट हाँ आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते होंगे, सब पता है। तो कहता है दिस इज योर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये आपकी स्टिमुलस यानी कि किसी भी चीज़ के द्वारा जिससे आपको चुभवाया गया या फिर आपको चोटी काटा गया, तो ये इस चीज़ के बराबर आपकी जो प्रतिक्रिया है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। कोई भी चीज़ मनुष्य को अगर तकलीफ दे रहा हो, है ना, तो उसके लिए वो मनुष्य जो है प्रतिक्रिया देता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब में एक प्रतिक्रिया है, ठीक है। जैसे आप किसी कीड़े को या कोई इंसेक्ट बैठा हो रिलैक्स, आप अगर उसके पास ऐसे थोड़ा सा भी हाथ अगर ऐसे फिंगर से टच करो तो देखो वो उड़ जाएगा या फिर वहाँ से वो भाग जाएगा या बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने स्टिमुलस को फील कर लिया। उसे लगा कि शायद आपसे उसे खतरा है और वह आपसे दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो कहता है thus we conclude that organisms change their behavior in response to changes in their surrounding environments। अब देखिए होता क्या है, जितने भी जीव जंतु वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जाने के बाद अपने बिहेव में, अपने व्यवहार में एक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर है हर जगह वह सेम बिहेव कर रहा होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप स्कूल आते हो तो स्कूल में आपको डर रहता है कि कहीं कोई देख ना ले कि हम कोई शरारत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद आप एकदम सज्जन, एकदम सुशील बच्चे की तरह आते हो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आप जितने शरीफ हो, आपसे ज़्यादा कोई दुनिया में शरीफ है ही नहीं, मतलब ऐसा बिहेवियर रहता है। प्यार से बातें करना, किसी भी चीज़ को हाँ करके हमेशा एक्सेप्ट कर लेना। और जब वही चीज़ घर पर देखना, घर पर जाते ही वह बच्चा जो है अपनी सारी विनम्रता, अपनी सारी उस हम्बलनेस, अपने सारी पोलाइटनेस को भूल जाता है और वो घर पर जा कर के इतनी शैतानी करता है, इतनी शैतानी करता है, घर वाले नाको दम रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। लेकिन वह स्कूल आने के बाद एकदम शांत और सुशील बच्चा। तो ये हुआ बिहेवियर, मतलब घर पे कुछ और, स्कूल आने के बाद कुछ और, नानी घर चले जाओ कुछ और, बाजार जाओ कुछ और, मतलब हर जगह पर दोस्तों के साथ कुछ और, मतलब सबके साथ एक अलग बिहेवियर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सराउंडिंग्स। अब देखिए होता क्या है कि अच्छे परिवेश में रहने वाले बच्चे, उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिक अच्छा ही होता है। और जो गलत परिवेश में रह रहे हैं, जिनके घर में बोलने का, बात करने का, रहने का ये तरीका नहीं हो, ठीक तरीका नहीं हो, तो फिर वहाँ के बच्चे क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, खुद कल्पना कर सकते। इसमें कुछ कहने की बात नहीं, ठीक है। तो बिहेवियर जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक रिस्पॉन्सिवनेस होता है, एक उसका उत्तरदायित्व होता है कि उसे किस जगह पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और ये काफ़ी जरूरी भी है। कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली टू विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। ऐसे कई अलग अलग प्रकार
प्रकार के स्टिमुली हैं जिसके प्रति कोई भी लिविंग थिंग्स अपना रिस्पॉन्ड, अपनी प्रतिक्रिया दे। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया दे। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर, स्मेल, पेन, टच, साउंड एक्सेट्रा। मतलब इन सब के लिए वो स्टिमुली मतलब अपना रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे देखिए लाइट, कभी सडनली मान लो कि अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, और जब अचानक वहाँ तेज रोशनी फैला दी जाए तो आप अपनी आंखों को कुछ इस तरह से बंद कर लेते हैं। क्यों? ये भी तो एक प्रकार का रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया लाइट के बाद। टेम्परेचर, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों का जो ये स्किन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा पसीना चलता रहता है। अगर वह थोड़े समय के लिए ठंडी हवा में बैठ जाए तो उसके स्किन को बड़ा रिलैक्स फील होता है, वह इंसान भी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब पसीना, जब स्वेट हवा में सूख रहा होता है तो उसको एक थोड़ा सा कूलने से ठंडापन महसूस होता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्ड जो हम देते हैं, इंसान देता है। इसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, -10, -15, बहुत ही ज़्यादा, इंसान सिकुड़ गया हो, पूरी तरह से सिकुड़ गया हो, वो कितना भी जैकेट, कितना भी कंबल ओढ़ ले, पर ठंड जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा हाथ जो है कांप रहा है ठंड से, और सडनली उसे आग के पास बिठा दो तो उसका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है। उसे लगता है कि मानो उसमें नहीं जान, उसमें नहीं ऊर्जा। ठीक है, तो ये भी एक हुआ स्टिमुलस, यानी ठंड के कारण जो इंसान के शरीर में परिवर्तन है, और अचानक जब से आग के पास बिठा दिया तो कितना रिलैक्स। तो ये सभी चीज़ें होती हैं टेम्परेचर के कारण। स्मेल, अब देखिए स्मेल में क्या है कि जैसे स्मेल तो हमेशा अच्छा हो नहीं सकता है, तो कभी कभी गुड स्मेल, कभी बैड स्मेल। तो गुड स्मेल मतलब अच्छी सुगंध, काफ़ी सुंदर खुशबू। तो जब इंसान कभी ऐसा मतलब परफ्यूम या कभी ऐसा खुशबूदार फूलों की महक, जब इन सबों को सूंघता है तो इंसान का जो है वो कहते हैं एक तरह से कहीं खो जाता है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता। और जब कभी बहुत ही बैड स्मेल हो, एकदम सड़ा हुआ बदबू जैसा कुछ फैला हो, या कोई जीव मर गया हो आसपास में और वो पूरा गंद फैला, तो मनुष्य को एक अंदर से अजीब तरह का इरिटेशन होता है। तो वो अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे देता है ना, अपने नाक, आँख, इन सबको अजीब तरह से कहिए तो एक डिफरेंट टाइप से वो अपना एक रिएक्शन देता है। और जब अच्छी खुशबू है तो उसका एक अलग ही एक रिएक्शन होता है। तो ये हुआ रिस्पॉन्ड है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हैं। तो स्मेल हो गया। और पेन, दर्द, देखो दर्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा ही मीठा दर्द होता है, तो लोग उसे थोड़ा हंस के थोड़ा सा बयां करते हैं, चलो भाई ठीक हो। लेकिन एक दर्द जो होता है वो बहुत ही कष्टदायक है, पेनफुल। जैसे कभी आपके मसूड़े में या दांत में कभी पेन हो रहा, कभी कान में पेन हो रहा, ठीक है, कभी स्टमक में पूरी तरह से एकदम जो है वो ऐंठन दे रहा है ना, या फिर आपके पैर में मोच आ गया। तो मोच आने के बाद तो वो मीठा दर्द होता है अगर आप रिलैक्स करते हैं। तो अगर आप चलोगे तो ही आपको ज़्यादा वो पेन होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो तकलीफ़ें होती हैं तो इसमें भी इंसान का प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। इसके बाद टच, एक होता है जैसे काफ़ी हार्ड टच होता है, एक होता है सॉफ्ट टच। तो सॉफ्ट टच में इंसान को थोड़ा सा एक खुशबू जैसा महसूस होता है, हार्ड टच में कुछ फील नहीं होता। साउंड, जब मीठा साउंड हो तो हम एंजॉय करते हैं, हम बहुत खुश मिजाज होते हैं। और जब कभी एकदम वो कान फाड़ डीजे टाइप का कुछ बज रहा है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इंसान की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब होती है। वो अपने नाक को, अपने कान को, इन सबको जो है अजीब तरह से इस तरह से बंद करके मतलब उसका एक अलग ही रिएक्शन हो जाता है, जो बेसिकली ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। कहता है प्लांट
प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस। पौधे जो हैं वह भी अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। We have already learned about the folding of mimosa leaves on being touched। और हमने पहले ही पढ़ा है कि किस तरह से एक मिमोसा प्लांट यानी कि टच मी नॉट, जिसे हमने छुई हुई का पौधा, इसे जब आप छूते हैं तो वो किस प्रकार से अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, सिकुड़ लेता है, क्योंकि यह प्लांट भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्लांट्स टेंड टू ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। अक्सर पौधे उस दिशा की ओर ग्रोथ करते हैं जिस दिशा से उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। और इस तरह का जो एक रिस्पॉन्स होता है पेड़ पौधे का लाइट के प्रति, इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे सनफ्लावर है तो सनफ्लावर प्लांट्स में अक्सर देखा जाता है कि जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर का पौधा भी झुका होता है। और जैसे जैसे सन अपना डायरेक्शन चेंज करता है ठीक उसी क्रम से पौधे भी अपना डायरेक्शन बदलने लगते हैं। ठीक है, तो कहता है एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म्स टेंड टू शाई अवे फ्रॉम लाइट। अब जैसे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, तो ये सभी लाइट से थोड़े से दूर भागते हैं। ठीक है, लाइट से, प्रकाश से थोड़ा दूर भागते हैं, ये छिप जाते हैं लाइट में। मानो इन्हें जैसे लाइट देख करके इन्हें जैसे लज्जा, शर्म, ये छिप जाते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ। पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह जब जिधर से सनलाइट आ रहा होता है उस ओर क्यों नहीं ग्रोथ करता, वो नीचे की ओर क्यों ग्रोथ करता। ठीक है, while the stem tends to grow upwards or away from the earth। जबकि वहीं स्टेम की बात करें तो वो अगर जमीन से काफी दूर हट के ग्रो करता है। ठीक है, this response of roots and stems towards and against the gravity of the earth is called geotropism। अब देखिए जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं रूट्स वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण उसको खींचा जा रहा है, और दूसरी ओर जो उसके टेंड्रिल्स होते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, स्टेम्स वगैरह सब ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को, इस टर्म को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। प्लांट्स विल्ट व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं जब काफी ज्यादा टेम्परेचर अधिक हो जाए, हाई हो जाए, तो पेड़ पौधे विल्ट होने लगते हैं, मतलब मानो थोड़े से वो मुरझा जाते हैं, मतलब इस तरह से वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब सुबह के टाइम में आप देखोगे तो वही पौधे एकदम हरे भरे आपको ताज़ा महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए जो ये स्टिमुलस का जो टॉपिक था ये तो अब खत्म हो गया। अब एक आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसे हम कहते हैं सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी के सभी जो हैं किसी एक खास स्ट्रक्चरल यूनिट से तैयार किए गए हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कहता है जस्ट एज अ वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जिस प्रकार से किसी भी दीवार को ईंट की सहायता से बनाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी सेल से निर्माण। ये सेल जो है इंसान के लिए ब्रिक का काम, ईंट का काम। दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो सेल होते हैं या किसी भी सजीव का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, आधारभूत इकाई होता है। कहता है दिस स्ट्रक्चरल यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा गया, क्योंकि
मनुष्य का निर्माण जो हुआ ना वो सेल दर सेल एक दूसरे पर जुड़ते इस तरह से, ये भी तो एक तरह का इमारत ही है। मैं अपने आप को इमारत नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक तरह का बिल्डिंग जो बनता है तो ईंट से बनता है, तो सेल भी हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो ये कह रहे हैं आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब हर जीवों में ये अलग अलग रूप से व्यवस्थित होते हैं। कहता है द सेल्स ऑफ एन एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल, मतलब जानवरों में, जीव जंतुओं में जो सेल और जो पेड़ पौधे में सेल होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज एग्रीगेट टू फॉर्म एन ऑर्गन, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सभी जीवों में, सभी ऑर्गेनिज्म में एक समान कोशिका नहीं पाया जाता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, अब जो भी प्लांट या एनिमल्स एक सेल से निर्माण होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, कहता है ये सभी जो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब ये सिर्फ एक ही सेल से इनका निर्माण हुआ है। कहता है देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, पूरे जीवन भर इनके अंदर सेल्स की संख्या में कोई प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बिगर एनिमल्स इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स बट दे ऑल बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी इंसान हैं, हम लोग सब, ये सब जो होते हैं इनमें तो मल्टी सेलुलर, इसमें ढेर सारी बहुकोशिकीय है, हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, हम लोगों में एक सेल नहीं ढेर सारे सेल हैं। लेकिन जब भी आप बात करें सेल की तो हमेशा याद रखें हम सब का निर्माण एक सिंगल सेल से ही हुआ है और वो है जायगोट। ठीक है, जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम दोनों जब डिफ्यूज करते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, और ये जो जायगोट होता है ये सिंगल सेल होता है, फिर इसी से सेल डिवीजन होते होते ढेर सारे सेल बनते हैं और इस तरह से एक बेबी है ना, चाइल्ड का निर्माण होता है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और कुछ स्पीसीज के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मैं यही कहूँगा कीप वॉचिंग।